प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल आइडियाज ऑफ जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण के राजनीतिक विचार, जयप्रकाश का राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक चिंतन, राजनीतिक विचारधारा, जयप्रकाश के राज्य, राजनीतिक संस्थाओं, सरकार, समाज, कानून, नियम, अधिकार, स्वतंत्रता, समाजवाद इत्यादि के संबंध में विचारों का अध्ययन करेंगे। तो आइए आज के इस लेक्चर में हम भारत के एक महान व्यक्तित्व जयप्रकाश नारायण के विचारों का अध्ययन करते हैं। जयप्रकाश नारायण के राजनीतिक विचार। जयप्रकाश नारायण को भारत में एक राष्ट्रवादी राजनीतिक विचारक माना जाता है। यानी जयप्रकाश नारायण देश के सच्चे राष्ट्रवादी थे। राष्ट्र की भलाई के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए, राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए उनका जीवन भर संघर्ष रहा। जयप्रकाश नारायण ने अपनी रचनाओं, लेखों, भाषणों व सम्मेलनों में लोकवादी राजनीतिक विचारों को प्रस्तुत किया। यानी उनका राजनीतिक चिंतन पूरी तरह से आम जनता से जुड़ा हुआ था, आम जनता की समस्याओं से जुड़ा हुआ था, आम जनता की आवाज़ उन्होंने हमेशा बुलंद की है। उन्होंने हमेशा राजसत्ता के सुख से दूर रहकर देश की सेवा की है। जयप्रकाश नारायण का राजनीतिक लक्ष्य सत्ता प्राप्ति नहीं था और न ही सत्ता प्राप्ति के लिए उन्होंने कभी किसी प्रकार का प्रयास किया। उनका मुख्य लक्ष्य जो है देश को आगे बढ़ाना था, देश का कल्याण करना था, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना था। वे देश के हर नागरिक को राजनीतिक व्यवस्था का भागीदार बनाना चाहते थे। वे घोर मार्क्सवादी से समाजवादी बने, समाजवादी से फिर सर्वोदयवादी और सर्वोदयवादी से आध्यात्मवादी में परिवर्तित हुए। जयप्रकाश नारायण ने मार्क्सवाद के विषय में भी अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। उन्होंने विद्यालय, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय अध्ययन के दौरान न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी अध्ययन काल के दौरान ही कार्ल मार्क्स, लेनिन, एमएन रॉय, लग्जमबर्ग, ट्रोट्स्की इत्यादि साम्यवादी विचारकों के साहित्य का गहराई से अध्ययन किया। एक बार जयप्रकाश नारायण ने स्वयं कहा था कि अमेरिका में, विस्कॉन्सिन में, मेडिसन में मैं घोर कम्युनिस्ट, घोर मार्क्सवादी बना, स्टालिनवादी नहीं। वह लेनिन का ज़माना था, वह ट्रोट्स्की का ज़माना था। सन 1924 में लेनिन मरे थे और 1924 में मैं साम्यवादी था। और दावे के साथ कह सकता हूँ कि उस समय तक जो भी मार्क्सवाद के ग्रंथ छपे थे अंग्रेजी में हम लोगों ने पढ़ डाले थे। अर्थात अमेरिका में अध्ययन के दौरान जो है जयप्रकाश ने हमेशा ही मार्क्सवादी चिंतकों के साहित्य का गहराई से अध्ययन किया और 1924 के दौरान जो है वो पूरी तरह से मार्क्सवादी बन गए। यहाँ तक कि अध्ययन के दौरान एमए की कक्षा में उन्होंने अपना जो लघु शोध प्रबंध था, सोसाइटल वेरिएशन नामक विषय पर शोध निबंध लिखा। इस शोध निबंध में उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि उत्पादन के साधनों और तकनीकों को बेहतर बनाने से ही मानव समाज में परिवर्तन होता है। भारत वापस आने पर उन्हें लगा कि मार्क्सवादी विचारधारा भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है, इसलिए वे घोर मार्क्सवादी की जगह लोकतांत्रिक समाजवादी विचारधारा के पोषक बन गए। यानी अमेरिका में रह करके वो पूरी तरह से मार्क्सवादी बन गए थे और उन्हें लगा कि भारत की सभी समस्याओं का हल मार्क्सवाद में है। लेकिन जब भारत में आए तो भारत में देखा कि क्लास स्ट्रगल की जगह भारत में जो है कास्ट का स्ट्रगल है, दूसरे प्रकार का स्ट्रगल है। इसलिए उन्होंने मार्क्सवादी विचारधारा से दूरी बना करके लोकतांत्रिक समाजवादी विचारधारा का
प्रचार प्रसार किया। जयप्रकाश नारायण ने समाजवाद के विषय में अपने विचार दिए। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी वाई सोशलिज्म, समाजवाद क्यों। इस पुस्तक में उन्होंने समाजवाद का गहराई से विश्लेषण किया। उन्होंने बताया कि जो समाजवादी प्रणाली है वो भारत की परिस्थितियों के अनुकूल है, क्योंकि भारत में अर्थव्यवस्था के आधार पर लोगों की जो स्थितियाँ हैं उसमें बहुत ज़्यादा अंतर पाया जाता है, और उस आर्थिक अंतर को समाप्त करने के लिए समाजवाद बहुत ज़रूरी है। तभी अमीर और गरीब के बीच जो अंतर है उसको कम किया जा सकता है। समाजवादी विचारधारा से प्रभावित होकर ही जयप्रकाश नारायण ने इंडियन नेशनल कांग्रेस से नाता तोड़ करके कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की। और जयप्रकाश ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बैठकों में अनेक विषयों जैसे कृषि क्षेत्र में व्यापक सुधार, औद्योगिक मजदूरों की समस्याएं, रजवाड़ों का भविष्य, किसानों और मजदूरों की समस्याएं इत्यादि पर कार्यकर्ताओं द्वारा गहन चिंतन मनन किया। जयप्रकाश किसान व मजदूर आंदोलन में गहरी रुचि रखते थे। यानी जयप्रकाश का जो झुकाव था वो हमेशा समाजवाद की ओर रहा। इसीलिए उन्होंने जो है मजदूरों की, किसानों की, कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए जितने लोग थे उनकी समस्याओं को हर जगह उठाया, और पार्टी का भी इसके प्रति जो है हमेशा ध्यान आकर्षित करवाने का प्रयास किया। जयप्रकाश नारायण ने समाजवाद को लाने के लिए सहकारी एवं सामूहिक खेती पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सहकारी खेती के माध्यम से, सामूहिक खेती के माध्यम से हम किसानों की जो दयनीय स्थिति है उसमें सुधार कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के समुचित विकास के लिए आर्थिक संसाधनों का विकेंद्रीकरण आवश्यक है। आर्थिक संसाधनों के विकेंद्रीकरण के द्वारा ही ग्रामीण क्षेत्रों में जो आर्थिक चुनौतियां हैं, आर्थिक समस्याएं हैं, उनको दूर किया जा सकता है। उनका मानना था कि सामाजिक विषमता का मूल कारण व्यक्तिगत स्वामित्व है, इसलिए प्राकृतिक संसाधनों पर पूरे समाज का अधिकार होना चाहिए। जयप्रकाश ने अपनी पार्टी के थीसिस में भी कुछ मुख्य विषय अंकित किए जो कि समाजवाद से संबंधित है। जयप्रकाश नारायण ने कहा कि शक्ति का हस्तांतरण उत्पादक जनता के हाथ में होना चाहिए। यानी जो आम व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से प्रोडक्शन का कार्य कर रहे हैं, उत्पादन से जुड़े हुए हैं, वास्तव में शक्ति उन्हीं लोगों के पास होनी चाहिए। राष्ट्र के आर्थिक जीवन का विकास सरकार द्वारा नियोजित व नियंत्रित होना चाहिए। यानी जितनी भी आर्थिक योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, वो सरकार के नियंत्रण में होना चाहिए, तभी आम व्यक्ति का विकास हो पाएगा, अन्यथा गरीब और अमीर के बीच अंतर यूं ही बढ़ता चला जाएगा। जयप्रकाश ने कहा कि समाजवाद तभी आ सकता है जब देश के बड़े उद्योग हैं, बैंक है, बीमा है, उनका राष्ट्रीयकरण किया जाए, राष्ट्रीय स्तर पर उनके बारे में नियमावली बनाई जाए। विदेश व्यापार पर राज्य का अधिकार होना चाहिए, व्यक्ति विशेष का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। निजी क्षेत्र में उत्पादन, वितरण एवं ऋण के लिए सहकारिताओं का गठन होना चाहिए ताकि आम व्यक्ति का कल्याण हो सके। जयप्रकाश ने कहा कि समाजवाद तभी आ सकता है जब राजाओं, जमींदारों तथा प्रत्येक वर्ग के शोषकों का बिना किसी मुआवजे के अंत होना चाहिए। यानी भारतीय समाज में राजाओं को, जमींदारों को विशेष प्रकार से संरक्षण दिया जाता है। इसी से समाज में गरीब और अमीर के बीच जो गैप है वो लगातार बढ़ता चला जाता है। इसलिए समाज के इन लोगों का अंत जो है, किसी भी प्रकार का इनका मुआवजा नहीं दिया जाना चाहिए, ये व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए। सरकार के द्वारा सहकारी एवं सामूहिक खेती को प्रोत्साहन मिलना चाहिए और इससे जो है लागत कम होगी और किसानों को मुनाफा ज़्यादा होगा। किसान और मजदूरों के ऋणों की माफ़ी होनी चाहिए क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय है और उनकी दयनीय स्थिति से उभारने के लिए उनको ऋण माफ़ी जरूरी है। जयप्रकाश का मानना था कि सरकार द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को काम का अधिकार प्रदान करना चाहिए। अगर व्यक्तियों के पास काम नहीं होगा तो उनकी अर्थव्यवस्था में कैसे सुधार होगा और इससे जो है
आम व्यक्ति की अर्थव्यवस्था का देश की अर्थव्यवस्था से गहरा कनेक्शन है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को काम उपलब्ध होना चाहिए, तभी देश आगे बढ़ेगा। जयप्रकाश ने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों का उचित वितरण होना चाहिए, यानी प्रकृति ने लोहा है, अभ्रक है, खनिज है और जितने भी पदार्थ हैं जो प्रकृति से उपहार के रूप में मिले हैं, उन सब का जो है उचित वितरण होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, तभी भारत में समाजवाद आ सकता है। अन्यथा इसी तरह से अमीर और गरीब के बीच विशाल अंतर रहेगा। राज्य द्वारा कार्यात्मक आधार पर वैश्य मताधिकार दिया जाना चाहिए। ये बात भी जो है जयप्रकाश नारायण ने समाजवाद के परिप्रेक्ष्य में कही है। जयप्रकाश नारायण ने हमेशा साम्राज्यवाद का विरोध किया, साम्राज्यवाद की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का शामिल होना पूरी तरह से भारतीय हितों के विरुद्ध है। अंग्रेजों ने जानबूझ करके भारत को युद्ध में धकेला है, इसलिए 31 दिसंबर 1939 को उन्होंने अपना वार सर्कुलर 2 लिखा और इसमें लिखा कि यह युद्ध एक साम्राज्यवादी युद्ध है और भारतीय ब्रिटेन के लिए इसलिए नहीं लड़ेंगे कि ब्रिटेन उनके देश पर अपनी पकड़ और मजबूत बनाए रखे। भारत के लोगों को खुद अपनी आज़ादी प्राप्त करनी है, स्वतंत्रता प्राप्त करनी है, अधिकार प्राप्त करनी है, इसलिए युद्ध में धकेलना एक प्रकार से ये ब्रिटेन की साम्राज्यवादी नीति को और ज़्यादा मजबूत बनाता है। जयप्रकाश नारायण ने ब्रिटिश सरकार के साम्राज्यवादी विरोधी रवैये को विरुद्ध जो है सभी छात्र छात्राओं का आह्वान किया है कि वो युद्ध के विरोध में 26 जनवरी 1940 को हड़ताल जारी रखी। 15 मार्च 1940 को उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवादी सोच के बारे में कहा, मेरा देश इस लड़ाई में किसी भी रूप में शामिल नहीं, क्योंकि वह जर्मन नासीवाद व ब्रिटिश साम्राज्यवाद दोनों को बुरा मानता है, उन्हें अपना शत्रु समझता है। जयप्रकाश नारायण ने ब्रिटिश सरकार के एक प्रकार से कहा कि इस लड़ाई में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के रूप में जो भारत के लोगों को शामिल किया गया है वो पूरी तरह से जो है एक देश के रूप में मैं इस प्रकार की प्रक्रिया की आलोचना करता हूँ। इसमें भारत का कोई भी सुरक्षित नहीं है, बल्कि ब्रिटिश सरकार और ज़्यादा साम्राज्यवाद को मजबूत कर रही है। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि जिस दिन अपनी स्वतंत्रता प्राप्त कर लेंगे उस दिन के बाद हम अपनी आत्मरक्षा भी कर लेंगे, यानी हमें अपनी आत्मरक्षा के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। अगर हमें आज़ाद किया जाता है तो हम अपने सारी जो जिम्मेदारियां हैं वो उनका अच्छे तरीके से वहन करेंगे। उन्होंने कहा, मैं न तो साम्राज्यवाद की जीत चाहता हूँ और न ही नास्तिकवाद की। तो एक प्रकार से जयप्रकाश नारायण ने अपने राजनीतिक दर्शन में, अपने राजनीतिक चिंतन में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की कड़ी निंदा की है और इसे भारत के हितों के विरुद्ध बताया, भारत की जनता के हितों के विरुद्ध बताया और भारत के लोगों को साम्राज्यवाद के विरुद्ध लड़ने के लिए प्रेरित किया। जयप्रकाश ने लोकतंत्र के विषय में भी अपने विचार प्रस्तुत किए। जयप्रकाश नारायण भारत के एक सच्चे लोकतांत्रिक विचारक थे। उनका मानना था कि जब तक लोगों में नैतिक व आध्यात्मिक गुण उचित रूप में नहीं है तब तक उत्तम संविधान और राजनीतिक व्यवस्था में भी लोकतंत्र सही ढंग से कार्य नहीं करने देगी। यानी एक प्रकार से जयप्रकाश नारायण का मानना है कि लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए जरूरी है कि लोगों में नैतिक गुण हो, लोगों में आध्यात्मिक गुण हो, तो लोग अपने हितों के साथ साथ दूसरे लोगों के हितों का ध्यान रखें। जब तक लोगों में दूसरे व्यक्तियों के कल्याण की लिए ईमानदारी की भावना नहीं है तब तक भारत में लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के लिए कुछ आवश्यक गुणों का होना बहुत जरूरी है, जैसे कि सत्य का पालन करना, स्वतंत्रता के प्रति प्रेम, उत्पीड़न के विरुद्ध संघर्ष, समन्वय की भावना, दूसरों के मत के प्रति सहिष्णुता, कर्तव्यों अथवा जिम्मेदारी के प्रति सचेत, मानवीय समानता में विश्वास, एक साधारण जीवन जीने की योग्यता। ये कुछ एक विशेषताएं हैं, कुछ एक मेरिट्स हैं लोकतंत्र के। अगर किसी व्यक्ति में ये मेरिट्स नहीं है, ये गुण नहीं है, तो वहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था भी वास्तव में उस देश के हितों को सुरक्षित नहीं रख सकती जब तक कि
व्यक्तियों के अंदर जो है नैतिकता की, परोपकारिता की, समन्वय की, सहिष्णुता की, अपनी जिम्मेदारी लेने की, मानवीय समानता का जो विश्वास है वो कायम नहीं है, तब तक जो है लोकतांत्रिक प्रक्रिया भी कुछ देश के हित में सुरक्षित नहीं किया जा सकता। जयप्रकाश नारायण का मानना है कि लोकतंत्र की सफलता के लिए मानवीय गुणों का प्रत्येक व्यक्ति को पालन करना चाहिए। उनका विचार था कि इस लोकतंत्र में मनुष्य न तो पूंजीवाद का गुलाम होना चाहिए और न ही किसी राज्य या दल का। मनुष्य स्वतंत्र होना चाहिए, यानी लोकतंत्र में मनुष्य पूंजीवाद का भी गुलाम नहीं होना चाहिए, पूंजीवाद की ओर आकर्षित ना हो, न ही किसी विशेष राज्य का या किसी दल के अधीन हो। उनका मानना था कि मनुष्य स्वतंत्र होना चाहिए। जब तक स्वतंत्र नहीं होगा तब तक वो अपनी राजनीतिक विचारधारा, राजनीतिक प्रक्रिया का अच्छे ढंग से पालन नहीं कर पाएगा। जयप्रकाश नारायण ने अपने राजनीतिक विचारों में दल विहीन लोकतंत्र की धारणा का समर्थन किया। एम.एन. राय की तरह वो भी चाहते थे कि भारत में दल विहीन लोकतंत्र होना चाहिए। उनका कहना था कि भारत में लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दलों का होना आवश्यक नहीं है, बल्कि राजनीतिक दल अपनी दलीय तानाशाही के आधार पर लोकतंत्र का गला घोंटते हैं। यानी एम.एन. राय की तरह जयप्रकाश का भी मानना है कि राजनीतिक दल जो है जनता के हित में नहीं है, आम व्यक्ति के हित में नहीं है, बल्कि राजनीतिक दल आम जनता के हितों के नाम पर अपने दलीय हितों की रक्षा करते हैं और उस परिप्रेक्ष्य में वो तानाशाही रवैये के कारण जो है देश का हर प्रकार से नुकसान करते हैं। जयप्रकाश का मानना है कि दल आर्थिक संगठनों के दबाव में कार्य करते हैं। जनता का शासन वास्तव में दलीय शासन बन जाता है। राजनीतिक दल जनता को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन वास्तव में वो जनता को रिप्रेजेंट न करके आर्थिक संगठनों को रिप्रेजेंट करते हैं। आर्थिक संगठन जिस तरह का दबाव डालते हैं उसी तरीके से जो है वो अपनी शासन प्रणाली को संचालित करते हैं। जयप्रकाश का मानना है कि चुनाव का भी कोई फायदा नहीं लोकतंत्र में। चुनाव से साधारण मतदाता को कोई लाभ नहीं पहुंचता। उनका मानना था कि चुनाव के दौरान राजनीतिक दल लोगों को बांटने का कार्य करते हैं। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, अक्षेत्र के नाम पर लोगों में फूट डालते हैं और राजनीतिक दल जो है चक्रानुक्रमसार जो है सत्ता को ग्रहण करते हैं। तो एक प्रकार से राजनीतिक दलों की प्रकृति के बारे में, राजनीतिक दलों के अवगुणों के बारे में आम जनता को जयप्रकाश ने सचेत किया। जयप्रकाश ने देश में दलीय लोकतंत्र की जगह सहभागी लोकतंत्र की स्थापना करने पर बल दिया। उनका मानना था कि भारत में सहभागी लोकतंत्र की आवश्यकता है। आम व्यक्ति लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भाग ले। राजनीतिक दल के माध्यम से व्यक्ति भाग न लेकर के आम व्यक्ति सीधा जो है देश की राजनीतिक प्रक्रियाओं में भाग ले। इसलिए उन्होंने सहभागी लोकतंत्र पर बल दिया। उनके विचार में दल विहीन लोकतंत्र और सत्ता के विकेंद्रीकरण के द्वारा ही सहभागी लोकतंत्र संभव है। यानी जब तक भारत में पार्टी लेस डेमोक्रेसी नहीं आएगी, राजनीतिक दलों के अस्तित्व को समाप्त नहीं किया जाएगा, तब तक सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं होगा, और सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं होगा तो सहभागी लोकतंत्र संभव नहीं है। इसलिए जयप्रकाश नारायण ने भारत में लोकतंत्र की वास्तविक सफलता के लिए दल विहीन लोकतंत्र का समर्थन किया है। जयप्रकाश ने भारत में विकेंद्रित अर्थव्यवस्था पर भी बल दिया। उनका कहना था कि राजनीतिक शक्तियों के विकेंद्रीकरण के साथ साथ आर्थिक शक्तियों का भी विकेंद्रीकरण होना चाहिए। उनका मानना था कि आर्थिक विकेंद्रीकरण से ही समाज के गरीब, दलित, पिछड़े, श्रमिक, किसानों को उनके श्रम का उचित फल मिलेगा। यानी जितने भी आर्थिक संसाधन है देश में, उनका समान बंटवारा होना चाहिए, उनका लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, तभी समाज का प्रत्येक व्यक्ति विकास कर पाएगा। उन्होंने कहा कि भारत की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण है और कृषि पर आधारित है, इसलिए हमारी अर्थव्यवस्था कृषि उद्योग पर आधारित होना चाहिए ताकि ग्रामीण लोग इसका अधिकतम लाभ उठा सकें।
उनका कहना था कि हमारी अर्थव्यवस्था सहकारी किस्म की होनी चाहिए ताकि श्रमिकों की दयनीय आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। उन्होंने कहा कि देश में आर्थिक विषमता का मूल कारण है संपत्ति का संग्रह एवं केंद्रीकरण। जयप्रकाश का मानना है कि देश में कुछ लोगों के पास ज़्यादा संपत्ति है, संपत्ति का संग्रह करते हैं, इससे पूंजीवाद बढ़ता है, पूंजी एक स्थान पर केंद्रित हो जाती है और आम व्यक्ति जो है गरीबी की, बेरोजगारी की मार झेलता है। उन्होंने कहा कि सारी संपत्ति प्रकृति के गर्भ में है, इस पर किसी व्यक्ति का स्वामित्व नहीं हो सकता, क्योंकि सारा जो खजाना है वो प्रकृति से ही मिलता है। जितने भी खाद्यान्न पदार्थ है, कच्चा माल है और दूसरे जो चीज़ें हैं, लोहा है, तांबा है, अबरक है, कोयला है, सारी चीज़ें जो है प्रकृति के गर्भ में। और प्रकृति जो है किसी व्यक्ति विशेष के साथ भेदभाव नहीं करती, उस पर सभी का समान रूप से अधिकार है। इसलिए मनुष्य परिश्रम करके प्रकृति के गर्भ से उत्पादन करता है, लेकिन मनुष्य इसका प्रयोग जीवन निर्वाह के लिए नहीं करता, बल्कि वह इसका संग्रह करता है, जिससे आर्थिक विषमता में वृद्धि होती है। कुछ लोग ज़्यादा संग्रह कर जाते हैं और कुछ लोग जो है इसका संग्रह नहीं कर पाते। इससे आर्थिक रूप से संसाधनों का विकेंद्रीकरण नहीं हो पाता, इससे आर्थिक केंद्रीकरण होता है और अमीर गरीब के बीच जो गैप है वो लगातार बढ़ता चला जाता है। उनका मानना था कि हमारे देश के लोगों में गरीबी का कारण है कि उत्पादन के साधनों पर श्रम करने वालों का कोई स्वामित्व नहीं है। जो व्यक्ति उत्पादन के कार्य में लगे हुए हैं, फैक्ट्री कर रहे हैं, किसान खेत में उत्पादन कर रहा है, किसी प्रकार का कोई व्यक्ति उत्पादन कर रहा है, उन लोगों का साधनों पर अधिकार नहीं है, स्वामित्व नहीं है, बल्कि पूंजीपतियों का, उद्योगपतियों का, जमींदारों का स्वामित्व है। उन्हें अधिकांश उन साधनों की कीमत अदा करनी पड़ती है और वे जितनी अधिक कीमत वे चुकाते हैं उतना कम उत्पादन का अंश ग्राफ बढ़ता चला जाता है। तो जयप्रकाश नारायण ने भारत में आर्थिक समरसता के लिए विकेंद्रित अर्थव्यवस्था का समर्थन किया, विकेंद्रित अर्थव्यवस्था पर बल दिया। उन्होंने कहा कि देश में जितने भी आर्थिक संसाधन हैं या आर्थिक संसाधन के जितने भी प्राकृतिक स्रोत है उस पर प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार होना चाहिए, किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं होना चाहिए। जयप्रकाश नारायण ने राष्ट्रवाद के विषय में अपने विचार प्रस्तुत किए। वो एक सच्चे राष्ट्रवादी चिंतक थे। उन्होंने जीवन में कभी भी सत्ता प्राप्ति के लिए लालच नहीं दिखाया। यहाँ तक कि 1977 के आम चुनाव में 4 छोटे छोटे दलों को मिलाकर के उन्होंने जनता पार्टी का गठन किया और 1977 के आम चुनाव में जनता पार्टी की सरकार बनी। इंदिरा गांधी समेत पूरी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस हार गई। जनता पार्टी की अपार सफलता के पीछे जो प्रमुख क्रेडिट जाता है, श्रेय जाता है, वो जयप्रकाश नारायण को जाता है, लेकिन उन्हें प्रधानमंत्री बनने के लिए कोई प्रयास नहीं किया, बल्कि एक अच्छा प्रधानमंत्री चुनने में अपना सहयोग दिया। उन्होंने देश में राष्ट्रवाद की भावना का विकास करने के लिए धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण को अपनाया। विविधताओं में एकता उत्पन्न करने के लिए उनके धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण से जो है देश को एक नई राजनीतिक दिशा मिली। उन्होंने कहा कि भारतीय समाज राष्ट्रवाद के सांप्रदायिक पक्ष के प्रति जितना जागृत रहेगा उतना ही राष्ट्रीय एकता और सामाजिक शांति को बल मिलेगा। तो जयप्रकाश नारायण जो है एक सच्चे राष्ट्रवादी चिंतक थे। जयप्रकाश नारायण ने राष्ट्रीय संसद की व्यवस्था पर बल दिया। उन्होंने कहा कि गांवों से लेकर के राष्ट्रीय सतह तक आम सहमति से प्रतिनिधियों का चुनाव होना चाहिए। ग्रामीण स्तर पर वयस्क ग्रामीणों के द्वारा आम सहमति से ग्राम सभा का गठन हो। ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत को गांव के विकास के लिए पूरी तरह से अधिकृत किया जाना चाहिए। जयप्रकाश ने राष्ट्रीय संसद के गठन के लिए उसकी जो शुरुआत है वो ग्राम पंचायत से की, ग्राम सभा से की। इस संरचना के दूसरे चरण में उन्होंने कहा ग्राम पंचायतों को मिलाकर के क्षेत्रीय स्तर पर पंचायत समितियों का गठन किया जाए और पंचायत समितियों को मिलाकर के जिला परिषद का गठन किया जाए। जिला परिषद मिलकर के उसी क्रम में राज्य विधानसभाओं का गठन करे और राज्य विधानसभा अंत में राष्ट्रीय संसद का गठन करे। तो एक स्टेप वाइज, एक सिस्टमेटिकली ढंग से ग्राम सभा से ग्राम पंचायत को लेकर फिर क्षेत्रीय पंचायत, उसके बाद
जिला पंचायत, उसके बाद जो है राज्य स्तर की पंचायतें और फिर राष्ट्रीय स्तर की पंचायत का उन्होंने एक ढांचा जो है खड़ा करने का प्रयास किया, ताकि भारत को जो है वास्तविक रूप में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से स्थापित किया जाए। जयप्रकाश का विचार था कि सभी स्तरों पर निर्वाचन अप्रत्यक्ष विधि से होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब तक ऐसी व्यवस्था नहीं होती तब तक कम से कम जिला स्तर पर चुनाव दलगत राजनीति से मुक्त हों। विधानसभाओं और राष्ट्रीय संसद के लिए लोक उम्मीदवार चुनाव में खड़े होने चाहिए। वहीं लोक उम्मीदवार जो है पूरी तरह से व्यक्तिगत हितों से दूर रहकर वो राष्ट्र के कल्याण के लिए, राष्ट्र की भलाई के लिए कार्य कर सकते हैं। तो एक प्रकार से जयप्रकाश नारायण ने राष्ट्रीय संसद के द्वारा देश में राष्ट्रीय एकता और अखंडता का मार्ग। जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय की धारणा पर भी बल दिया। आरंभ में वो महात्मा गांधी की सर्वोदय संबंधी धारणा से प्रभावित हुए। आचार्य विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन से प्रभावित होकर उन्होंने अपना समाजवादी दृष्टिकोण है उसको सर्वोदयवादी दृष्टिकोण में, यानी समाजवाद से वो सर्वोदय की ओर उन्मुख हो गए। उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी, समाजवाद, सर्वोदय एवं लोकतंत्र। इस पुस्तक में उन्होंने कहा कि सर्वोदय से ही समाज के प्रत्येक व्यक्ति का भला हो सकता है। सर्वोदय में सबका उदय है, सबका भला है, सबका कल्याण है। उन्होंने कहा कि समाजवाद की अंतिम स्टेज ही सर्वोदय है। समाजवाद का मतलब प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक अधिकार मिले, आर्थिक संसाधनों का विकेंद्रीकरण हो, अमीर गरीब के बीच अंतर कम से कम हो। लेकिन इसकी जो आखिरी जो चरण है वो सर्वोदय है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की भलाई छिपी हुई है। सर्वोदय के महत्व के बारे में उन्होंने एक बार यूं कहा, मैं मानता हूं कि आज दुनिया में जो भिन्न विचार प्रणालियां और समाज व्यवस्थाएं स्थितों में उन सब में बढ़कर सर्वोदय कदम आगे है। यानी विश्व में जितनी भी राजनीतिक अवधारणाएं हैं जो समस्त लोकतंत्र के लिए आवश्यक है, उन सब में जो महत्वपूर्ण धारणा है वो सर्वोदय की है। इसमें किसी एक व्यक्ति का या अनेक व्यक्तियों का हित नहीं, बल्कि सभी व्यक्तियों का हित सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि सर्वोदय में दल विहीन और राज्य विहीन स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है। तो एक प्रकार से भारत की आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए जयप्रकाश ने महात्मा गांधी और आचार्य विनोबा भावे द्वारा जो सर्वोदय आंदोलन को प्रशस्त किया था उसको उन्होंने आगे बढ़ाने का कार्य किया। जयप्रकाश नारायण ने अपने राजनीतिक विचारों में संपूर्ण क्रांति का विचार दिया, जिसे टोटल रेवोल्यूशन कहते हैं। जयप्रकाश नारायण ने 1974 में भारत में समग्र क्रांति का आह्वान किया था। वैसे संपूर्ण क्रांति का सबसे पहले प्रयोग कार्ल मार्क्स ने 1847 में पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी नामक रचना में किया। इस पुस्तक में कार्ल मार्क्स ने कहा कि सर्वहारा वर्ग और बुर्जुआ वर्ग के बीच विरोध एक वर्ग का दूसरे वर्ग के विरुद्ध संघर्ष है, और ऐसा संघर्ष जो अपनी सर्वोत्कृष्ट अभिव्यक्ति में संपूर्ण क्रांति हो। यानी सर्वहारा वर्ग जो उत्पादक वर्ग है और बुर्जुआ वर्ग जो पूंजीपति वर्ग है, उद्योगपति वर्ग है, इन दोनों के बीच एक संघर्ष रहता है, और उस संघर्ष की परिणति अंतम जो है संपूर्ण क्रांति में जाकर के हमें दिखाई देती। जयप्रकाश ने 7 अक्टूबर 1975 को अपनी पुस्तक परिजन डायरी में संपूर्ण क्रांति पर विचार प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि भारत को किसी एक क्षेत्र में परिवर्तन की आवश्यकता से जो है देश आगे नहीं बढ़ सकता, बल्कि जीवन के साथ सभी क्षेत्रों में क्रांतियों की आवश्यकता है, बदलाव की आवश्यकता है, चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, बौद्धिक हो, सांस्कृतिक हो, धार्मिक हो। हर क्षेत्र में बदलाव की आवश्यकता है, हर क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन की आवश्यकता है, जिसमें आम व्यक्ति का कल्याण छिपा हो, आम व्यक्ति का हित छिपा हुआ हो। इसी से देश जो है आगे बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि संपूर्ण क्रांति के द्वारा इस समाज की सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति को लाभ हो सकता है। यानी संपूर्ण क्रांति में प्रत्येक व्यक्ति का हित सुरक्षित है, राष्ट्र का हित सुरक्षित है, समाज का हित सुरक्षित है। तो एक प्रकार से जयप्रकाश नारायण ने अपने राजनीतिक विचारों में संपूर्ण क्रांति का विचार प्रस्तुत करके भारतीय राजनीतिक चिंतन को एक नई दिशा, एक नई दशा की व्यवस्था की। उन्होंने भारतीय राजनीतिक चिंतन को और ज़्यादा मजबूत और सुदृढ़ करने का
प्रयास किया। जयप्रकाश नारायण के राजनीतिक विचारों ने भारत में जो राजनीतिक परंपराएं थी, राजनीतिक प्रक्रियाएं थी, राजनीतिक दृष्टिकोण थे, उनमें एक प्रकार से सकारात्मक परिवर्तन, सकारात्मक बदलाव करने के लिए प्रेरित किए हैं। तो जयप्रकाश के नारायण के जो राजनीतिक विचार हैं वो आज भी वैसे ही प्रासंगिक हैं, इतने ही रेलेवेंट है। आज भी उनके विचारों की आवश्यकता है। देश में जितने भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान हम जयप्रकाश के विचारों में ढूंढ सकते हैं। तो आज का हमारा ये लेक्चर जयप्रकाश नारायण के समाजवाद से संबंधित था। आपको ये लेक्चर कैसा लगा, ज़रूर इसके ऊपर जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके जो है ज़रूर बताइए कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा। धन्यवाद।